पिछली बार हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका स्लोप बराबर हो। तो अगर मैं ग्राफ पे दो पैरेलल लाइंस बनाऊं तो वो कुछ ऐसे दिखेंगी। मैं अलग कलर में बनाता हूं। तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और हमें फॉर्मूला से भी पता है और तस्वीर से दिख भी रहा है कि ये दो लाइन कभी मिलने नहीं वाली। ये आगे जाती रहेंगी और ये कभी मिलेंगी नहीं। पर हमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि अगर मैं इस लाइन को दूसरी लाइन मानूँ और इसको पहली मानूँ तो दूसरी लाइन का जो y इंटरसेप्ट है यानी कि ये वाला पॉइंट और पहली लाइन का y इंटरसेप्ट वो अलग है। तो हम देख रहे हैं कि जो C1 है यानी कि पहली लाइन का y इंटरसेप्ट और अगर ये C2 है दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट तो C1 इज़ ग्रेटर देन C2 यानी कि C1 C2 से बड़ा है। पर अगर मैं केस लूँ, अगर मैं ये सिनेरियो लूँ जहाँ पे C1 इज़ इक्वल टू C2 है तो ग्राफ कैसे दिखेगा? अगर C1 इज़ इक्वल टू C2 है मतलब कि वो दूसरी जो लाइन वो बिल्कुल इसके पास जाएगी, यानी कि ये दोनों लाइन एक ही बन गई हैं। मतलब कि पहली वाली लाइन दूसरी लाइन के हर तरीके से एक बराबर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अगर हमें m पता है और c पता है तो हमें लाइन पता है। अगर दो लाइन के पास m भी बराबर है, c भी बराबर है, मतलब कि लाइन भी बराबर है। तो कोइंसिडेंट लाइंस वही होती हैं। दो लाइंस को हम कोइंसिडेंट तब बोलते हैं जब उनका स्लोप बराबर हो। तो m1 इज इक्वल टू m2 और y इंटरसेप्ट भी बराबर हो तो c1 इज इक्वल टू c2। अब अगर हम दो कोइंसिडेंट लाइंस को एक ही लाइन मान सकते हैं क्योंकि वो एक ही है, एक बराबर लाइन है। पर अगर हम उनको अलग अलग माने और उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तौर पे सॉल्व करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मैंने सोल्यूशन यहाँ लिख दिए हैं, जनरल सोल्यूशन लिख दिया है कि अगर दो लाइंस हैं तो वो, अगर मेरे पास पहली लाइन है जिसका स्लोप m1 है और दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है और y इंटरसेप्ट भी एक ही तरीके से नाम है, तो उनका x कोऑर्डिनेट c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2 होगा और y कोऑर्डिनेट m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 होगा। तो ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर हम m1 इज इक्वल टू m2 और c1 इज इक्वल टू c2 इन दोनों इक्वेशंस में डाल के देखें तो हमें कुछ अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो अगर c1 इज इक्वल टू c2 है तो c2 माइनस c1 ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम y से डालें तो m1 इज इक्वल टू m2 है तो हम m1 के टर्म में काम कर सकते हैं, m2 के टर्म में काम सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो हम m1 के टर्म्स में काम करते हैं और सिमिलरली हम c1 के टर्म्स में काम करते हैं तो m1 और c1, तो m1 c1 क्योंकि c2 इज इक्वल टू c1 माइनस m1 c1 अपॉन m1 माइनस m1, तो y इज इक्वल टू 0 ओवर 0 हो गया। तो हमें एक वापस ऐसा केस मिलता है जहाँ पर हमें 0/0 और 0/0 का आंसर मिल रहा है। तो ये भी अनडिफाइंड है। और अगर हम ग्राफ से देखें तो अगर दो लाइन बिल्कुल बराबर है, यानी कि मान लो ये मेरी लाइन अगर मैं इरेज करता हूँ, मान लो मैंने पूरा ग्राफ को इरेज कर दिया और मैं एक नया सा ग्राफ बनाता हूँ, और अगर मेरे पास ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन भी यही वाली लाइन है, तो वो अगर दूसरी लाइन में बिल्कुल इसके ऊपर से गुजर रही है तो हम देख सकते हैं कि इसके इन्फिनिट इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहा है क्योंकि वो एक ही लाइन है। तो इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस हैं। इन्फिनिट मतलब अनगिनत नंबर सोल्यूशंस, तो हम बोलते हैं इन्फिनिट सोल्यूशंस। और क्योंकि इन्फिनिट एक नंबर है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, जो इतना बड़ा है हम उसे गिन भी नहीं सकते, इसलिए हम उसे अनगिनत बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें 0/0 और 0/0 का आंसर मिलता है। कोइंसिडेंट लाइंस तो हमने पढ़ ली, अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। -7x - 3y इज इक्वल टू 8, 6x + 2y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करेंगे। और आपको याद होगा कि एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल को हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम x को हटाने की कोशिश करें तो अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें
तो पहली इक्वेशन बन जाती है -7 इंटू 6 होता है -42, तो -42x, -3 इंटू 6 होता है -18, 8 इंटू 6 होता है 48। अब हम दूसरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 6 42 होता है, क्योंकि इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था ताकि हमें 42x और 42x मिले। 7 इंटू 2 होता है +14y, साइन का ध्यान रखिएगा, और 1 इंटू 7 होता है 7। अब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो -42 + 42 0 होता है, तो इसलिए x हट जाएगा। पर अगर हम माइनस करें तो -42 -84 होता है, और उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो -42x + 42x होता है 0x, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। -18y + 14y = 48 + 7, जो होता है 55। अब 14 - 18 होता है -4, तो -4y = 55, यानी कि y की वैल्यू जो है वो -55 / 4 है। अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया, क्वेश्चन ये नहीं था कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्वेश्चन था x + y की हमें वैल्यू निकालनी थी। मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, पर क्वेश्चन था कि x + y की वैल्यू क्या होगी। अब x + y की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो y की वैल्यू निकल गई, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन में डालूंगा, तो 6x = 1 - 2y, और 1 - 2 y की वैल्यू हमें पता है, तो -55 / 4 हो जाता है। तो ये 2 कैंसिल होके बन जाएगा यहाँ पे 2, तो 1 - -55/2, जो बन जाएगा 1 + 55/2। अब हम x + y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू ये 6x है, ये x नहीं है, तो x की वैल्यू है 1 + 55/2 / 6, और y की वैल्यू है -55/4। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगर हम 1 को 2 / 2 के तरीके से लिख सकते हैं, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाएगा, तो ये बन जाता है 57 / 6। ये 57 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 6 12 होता है, -55/4। अब हम 55 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, तो ये बन जाएगा 57 - 55 × 3 की वैल्यू होती है -165 / 12। 57 - 165 होता है -108 / 12, और अगर आप इसे कैलकुलेट करें खुद से तो ये इसकी वैल्यू आती है -9। तो x + y की हमने वैल्यू निकाल दी -9, तो हमें आंसर मिल गया। परंतु ये काफ़ी लंबा सा मेथड था। हमें x + y निकालने के लिए पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ी, और x और y की वैल्यूज़ इंटीजर्स भी नहीं थे, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका बहुत ही स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का, और वो ये है, अगर -7x - 3y = 8 है और 6x + 2y = 1 है, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये ध्यान से देखिएगा, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को, ये गलत लिख लिया मैंने, एक सेकंड, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को इंटू -1 करें और दूसरी वाली इक्वेशन को तो छोड़ ही दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही रख लेते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 7x + 3y =
-8, -7 इंटू -1 7 होता है, -3 इंटू -1 3 होता है, और 8 इंटू -1 -8 होता है। और दूसरी इक्वेशन तो वैसे की वैसे ही है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो 7x - 3x आता है x, 3y - 2y आता है y, और -8 - 1 आता है -9। तो देखिएगा हमें सेम आंसर मिला, और हमारा दूसरा वाला मेथड कितना छोटा था, क्योंकि हमने सॉल्व करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया कि क्या x प्लस वाई निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू दोनों निकालने की ज़रूरत है, या फिर हम जो इक्वेशन हमें दे रखी है उससे हम कुछ स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें फंक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है मैथ्स के अंदर, और उसे समझने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक गाड़ी सड़क पे चल रही है, और मान लो टाइम t = 0 पे वो इस पॉइंट को गुजर रही है। मान लो जो ट्रक की या फिर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, हम बाद में पढ़ेंगे कि स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, पर उसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। मान लो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो एक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी पे चलता है। तो एक सेकेंड बाद, मतलब कि हम मान लो यहाँ पे टाइम = 1 है, तो गाड़ी यहाँ पे आ गई, गाड़ी यहाँ पे आ गई, और इसका जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, और ऐसे ही ऐसे वो आगे चलती जाएगी। टाइम t = 2 पे वो 100 मीटर चलेगी, t = 3 पे 150 मीटर चलेगी, t = 4 पे 200 मीटर चलेगी, और ऐसे ही ऐसे चलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो गाड़ी की जो डिस्टेंस है, मान लो हम डिस्टेंस को d से लिखते हैं, तो जो गाड़ी का डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। t = 2 पे d 100 था, और t = 3 पे d 150 था, और ऐसे ही ऐसे d की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मतलब कि जैसे ही t चेंज होता है, मतलब t 2 से 3 होता है, तो डिस्टेंस भी चेंज होता है, वो 100 से 150 होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कि जैसे ही टाइम चेंज होता है वैसे डिस्टेंस चेंज होता है। तो हम बोलते हैं d इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब कि जैसे ही t चेंज होता है, यानी कि t घटता है या बढ़ता है, तो d भी घटता है या बढ़ता है, d भी चेंज होता है। अब मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो हम बार बार इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते कि d इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस, d इज़ अ फंक्शन ऑफ दैट। तो हम इसे कम लिखने के लिए इसे ऐसे लिखते हैं, d ऑफ t, d इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक ब्रैकेट डाल के। तो इस केस में d ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि d ऑफ t 50t होगा, जहाँ t सेकेंड्स है, t इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स। हम इसे एक बार चेक करते हैं। तो मान लो हम टाइम इज इक्वल टू 0 पर, जब t की वैल्यू 0 है तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 50 इंटू 0 हो जाएगा 0। और हमें ये पता है कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो गाड़ी का जो डिस्टेंस था वो 0 था। ये 0 है, ये 50 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, और ऐसे ऐसे। अगर हम t इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो d ऑफ 1, t की वैल्यू अगर हम 1 डाल के देखें तो 50 इंटू 1 होता है 50, और d ऑफ 2 डाल के देखें तो 50 इंटू 2 यानी कि 100, और ऐसे ही ऐसे बढ़ता जाएगा। तो d ऑफ t इज इक्वल टू 50 थी, और ये एक फंक्शन है। हम जब इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जब x चेंज होता था तो y भी चेंज होता था। तो इसका मतलब ये है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन एक चीज़ होती है, अगर f एक फंक्शन है तो मतलब कि वो एक x इनपुट लेता है। मतलब अगर हम x को फंक्शन के अंदर डालें तो वो एक हमें एक और वैल्यू देती है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं f ऑफ x। तो इस केस में f ऑफ x था d ऑफ t, जहाँ पे t टाइम था और वो चेंज कर रहा था, और d भी चेंज करता है।